हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फिजिकल जियोग्राफी में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये एक बेसिक सा चैप्टर होगा और इसमें हम लोग जो उसका एक चार्ट होता है इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का, उसका अध्ययन करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। इंडोजेनेटिक फोर्सेस अंतरजात बल हिंदी में कहते हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होता है वो बहिर्जात बल होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बेसिक डिफिनेशन पे हम जाएं तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाला बल जो होता है वो हमारा अंतर्जात बल होता है, मतलब जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से हो रही है। और जो बहिर्जात बल होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। बहिर्जात बल वो बल हो जाता है जो पृथ्वी के बाहर से उत्पन्न होता है। तो अगर हम एक को अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरे का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अंतर्जात बल के बारे में मैंने बताया कि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से होती है और ये पृथ्वी पर असमानताओं का सृजन करते हैं। और बहिर्जात बल ये पृथ्वी के बाहर से उत्पन्न होते हैं और ये असमानताओं को समाप्त करके समतल स्थापना का काम करते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। ये लाइनें आपको किताबों में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से इन लाइनों को ना समझ पाए। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं एक माउंटेन, ठीक है। अब ये माउंटेन किस बल का परिणाम है, किस बल के कारण इस माउंटेन का निर्माण हुआ है? अगर आपसे कोई पूछे, ये माउंटेन भी हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको एक प्लेटो भी दिखा सकता हूँ, या यहाँ पे कोई मैं आपको गड्ढा भी दिखा सकता हूँ, ये कोई गर्त टाइप का। ये जितनी भी इस प्रकार की चीजें हैं, पर्वत, पठार या गर्त, ये सारी चीजें जो भी फिनोमिना है, ये सभी चीजें जो भी हैं, ये सभी अंतर्जात बल का परिणाम है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से बल उत्पन्न हुआ, प्लेटों में आपस में टकराहट हुई, ये सभी चीजें आप जान रहे हैं कैसे पर्वत बनता है। हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग फिर से डिटेल में इस पे बात करेंगे। ये सभी जो भी चीजें, जैसे पर्वत, पर्वत का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो ये अंतर्जात बल का परिणाम है। और पर्वत जो है ये क्या है? क्या ये समतल? ये समतल तो है नहीं, ये ऊपर नीचे उठा उठा है, फिर धंसा है, फिर उठा, इस प्रकार का है ये। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये असमान है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे इस प्रकार के बल होते हैं, जैसे जो हमारे अंतर्जात बल होते हैं, ये असमानताओं का सृजन करते हैं। अगर पठार बना दिए या गर्त बना दिए या फिर मान लीजिए आपका पर्वत का निर्माण कर दिए, तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार की असमानताएं हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे अंतर्जात बल हैं, जो हमारे इंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं, वो असमानताओं का सृजन करते हैं। और जो हमारे बहिर्जात बल हैं वो समतल स्थापक बल होते हैं, वो असमानताओं को दूर करने का काम करते हैं। अब वो दूर करने का काम कैसे करेंगे? वो दूर करने का काम ऐसे करेंगे कि जो ये पर्वत है, आप जानते हैं कि जब पर्वत होता है उसका धीरे धीरे इरोजन भी होता है। तो जब उसका इरोजन होगा तो वो कटता छटता रहेगा और अंत में वो बिल्कुल घिस जाएगा। जैसे अरावली है, अरावली भी कभी बहुत विशाल पर्वत हुआ करता था, लेकिन आज वो छोटा काफी हो चुका है, एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है और भविष्य में उम्मीद है कि बिल्कुल समाप्त भी वो हो जाएगा। अभी उसमें खैर बहुत समय लगेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करते करते उसका काफी ज्यादा इरोजन हो चुका है। हिमालय को आज हम देख रहे हैं, हम घूमने जाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, अभी तो बहुत विशाल है, लेकिन लाखों साल बाद हो सकता है एक ऐसी स्थिति आए कि जो स्थिति आज अरावली की है वही स्थिति हिमालय की भी हमको देखने को मिल सकती है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक और जो अंतर्जात बल हैं वो तो असमानताओं का सृजन कर रहे हैं, पर्वत इत्यादि बना रहे हैं। वहीं जो हमारे बहिर्जात बल हैं, बहिर्जात बल हैं, जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं, वो ये जो भी असमानताएं हैं, असमानता शब्द का मतलब उठा उठा धसा, इस प्रकार का कुछ, जैसे पर्वत है, जैसे पठार है, जैसे हमारा कोई गर्त है, ये सारी चीजें इन्हीं असमानताओं को दूर करने का काम करते हैं। और इसके अंतर्गत बहिर्जात बल के अंतर्गत हम जनरली
अनाच्छादन को शामिल करते हैं। और अनाच्छादन मतलब आप जानते ही, आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि अनाच्छादन मतलब अपक्षय और अपर्दन। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस का क्या काम होता है और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का क्या काम होता है, अर्थात अंतर्जात बलों का क्या कार्य होता है और बहिर्जात बलों का क्या कार्य होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से आप पूरा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ये चार्ट आपकी बुक्स में भी होगा और बहुत बड़ा चार्ट है ये, लेकिन अभी हम एक ट्रिक से इसको समझेंगे और आप भी ये चार्ट कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। और अगर आपने ये चार्ट बना लिया तो आप समझिए, आपने अगर ये चार्ट बना लिया और इस चार्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आपने उनको तैयार कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपने 50% फिजिकल जियोग्राफी बहुत अच्छे से तैयार कर ली है। क्योंकि इस चार्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये चार्ट आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम चलते हैं इसी को बनाते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये इतना बड़ा चार्ट आप किस तरीके से बनाएंगे। ध्यान से जो भी चीज़ें बताई जा रही है उनको सुनते रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पर्वत पठार का नाम तो मैंने लिया, लेकिन हमेशा हम तीन चीज़ों का नाम लेते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। तो क्या मैदान भी अंतर्जात बल के से बनने वाले उसमें आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ये गलती बहुत सारे लोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी आदत है पर्वत पठार मैदान बोलने की हर जगह पे, लेकिन जो आपका पर्वत और पठार बनता है वो तो अंतर्जात बल के कारण बनता है, लेकिन जो मैदान बनता है, मैदान जैसे उत्तर का विशाल मैदान है, जो जलोढ़ मैदान होते हैं हमारे, ये सब मैदान कैसे बनते हैं? ये मैदान जो नदियाँ इरोजन करके मटेरियल मलबा इत्यादि लेके आती हैं और उनका डिपोजिशन करती हैं, उससे बनते हैं। जैसे आपको आपको पता होगा कि जब हिमालय का निर्माण हुआ तो एक बहुत ही विशालकाय गर्त का निर्माण हो गया और उस गर्त में नदियों ने, साउथ की नदियाँ थी, नॉर्थ की नदियाँ थी, इन नदियों ने उस पर डिपोजिशन किया और फिर आज जो हम मैदान देख रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, इस मैदान का फॉर्मेशन हुआ। तो मैदान जो है, पर्वत, पठार, गर्त, ये सारी की सारी चीजें, कटक, रिज, ये जितने भी इस प्रकार के हमारे स्थल रूप हैं, ये सब अंतर्जात बल के कारण बनेंगे। और जो भी किसी न किसी डिपोजिशन से बन रहे हैं, किसी मलबा के जमने से बन रहे हैं, ये सभी के सभी जो होंगे वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे आपके बहिर्जात बल से। अब जैसे वहां पर था, मैंने आपको बताया था कि बहिर्जात बल समतल स्थापक होते हैं, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर के विशाल मैदान में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान पहले मैदान नहीं था, पहले यहाँ गड्ढा था, गर्त था, लेकिन उस गर्त में, गर्त मतलब क्या था, वो उस गर्त को हम जियोग्राफिकली लैंग्वेज पे गए तो वो असमानता थी, और किसके कारण बनी थी? अंतर्जात बल के कारण बनी थी। और उस असमानता को दूर किसने किया? बहिर्जात बल ने किया। कैसे किया? निरंतर नदियों ने अपर्दन के माध्यम से जो मलबा आया उसको जमा करते गए, उसका निक्षेपण करते गए, डिपोजिशन करते गए, और फिर आज हम जो मैदान देख रहे हैं वो मैदान बन के हमारा तैयार हो गया। बहुत हजारों सालों का समय लगा इसमें। तो ये पूरी की पूरी हमारी वो प्रक्रिया है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को भी बता देना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग मैदान में कंफ्यूज हो जाएंगे, जो है बहुत बारीक सा डिफरेंस है। तो चलिए अब हम लोग अपने चार्ट की ओर चलते हैं जो हमको बनाना है। सबसे पहले इस चार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे बल। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि तब काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर हो जाएगा। फोर्स, ठीक है, FORCE, फोर्स। अब इसके बाद अब हम इसका अगला, ये आपको चरणों में समझना है। सबसे पहले आपने बल लिखा, फिर अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पहला चरण था, सबसे पहले हमने बल लिखा, फिर इस बल को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अंतर्जात बल जिसको हम बोलते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस, ENDOGENETIC फोर्स, और एक्सोजेनेटिक EXOGENETIC एक्सोजेनेटिक। ये सेकंड स्टेप था।
स्टेप्स को याद करिएगा ध्यान से। अब अगला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने इंडोजेनेटिक फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले बल के दो पार्ट थे, ठीक है। बल बल को हमने दो भागों में बांटा, तो हमारा सेकंड स्टेप हुआ अंतर्जात और बहिर्जात। अब अंतर्जात को हम लोगों ने ये अपने थर्ड स्टेप में दो पार्ट में बांटा, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल, ठीक है। पटल विरूपणी को इंग्लिश में बोलते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्स, DIASTROPHIC, और फोर्स की स्पेलिंग आप जानते ही होंगे। और आकस्मिक को बोलते हैं सडन फोर्स या सडन इंडोजेनेटिक फोर्स कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पटल विरूपणी बल हमारे वो बल होते हैं, मैं अगर बेसिक की बात करूं इसमें, जिनका प्रभाव हमें बहुत सालों बाद पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो पर्वत का निर्माण जैसे हिमालय बना, या अभी भी लोग कह रहे हैं, आपने सुना होगा कि अभी भी लोगों का मानना है कि जो हमारी इंडियन प्लेट है उसका क्षेपण अभी भी जारी है यूरेशियन प्लेट में, और इंडियन प्लेट आगे की ओर खिसक रही है, और हिमालय की लास्ट वाली जो रेंज हमारी शिवालिक है उसके नीचे एक और रेंज का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में काफी प्रमाण भी दिए हैं, लेकिन अभी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप चले जाइए सहारनपुर के पास या उसके आगे जहाँ पे सीमा है उत्तराखंड की, और वहां पे आप देखिए बैठ के कि क्या यहाँ पे हिमालय बन रहा है, आप उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो प्रक्रिया इतनी धीरे धीरे होती है और हजारों लाखों सालों बाद हमें पता चलता है कि ये इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला बन के तैयार हो गई। अब जैसे हिमालय बना था, तो जिस समय बन रहा था, तो क्या वो प्रक्रिया हम देख थोड़े पाते, हम देख ना पाते उसको, क्योंकि वो प्रक्रिया इतना धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती रहती है प्रक्रिया, और फिर लाखों करोड़ों साल बाद इतना विशालकाय पर्वत बन के हमारा तैयार होता है। तो पटल विरूपणी बल वही बल होते हैं जिनका जो प्रक्रिया चल रही है बहुत धीरे धीरे चलती है, और उसका रिजल्ट हमको मिलेगा बहुत बहुत साल बाद, हजारों लाखों साल बाद हमको उसका परिणाम मिलता है। परिणाम में क्या मिलता है, या तो पर्वत बनेगा, या पठार बनेगा, या गर्त बनेगा, ये सारी चीजें बनती हैं। तुरंत हमको नहीं पता चलता कि एक ही दिन में पर्वत बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता। वहीं जो आकस्मिक वाला होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब आप सोचेंगे कि आकस्मिक में क्या आता है, जैसे भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी की घटना हो गई, तो भूकंप की जो घटना है ये अंतर्जातीय तो है, पृथ्वी के अंदर से ही तो उत्पन्न होता है ये, और ज्वालामुखी का भी यही हाल है। ज्वालामुखी भी पृथ्वी के अंदर से ही उत्पन्न होता है, आंतरिक कारणों से उत्पन्न होता है, बाहर इसका कोई लेना देना नहीं है बाहर की किसी घटना से। तो ये आकस्मिक है, एकदम से अचानक से जो है ये घटना घटित होती है। अब ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों साल में प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया शुरू होने के हजारों लाखों साल बाद, करोड़ों साल बाद ज्वालामुखी आएगा, अचानक से आ सकता है। और भूकंप तो बहुत ही ज्यादा अचानक, मतलब वो बिल्कुल आकस्मिक है, कभी भी आ सकता है। अभी आप देख रहे होंगे एक वीडियो भी मैंने अपलोड की है, जो काफी ज्यादा भूकंप इस समय आ रहे हैं इंडिया में। इधर अगर आप ध्यान से, अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आपने देखा होगा कि इधर मार्च के बाद से, ये समय अगस्त चल रहा है, मार्च से अगस्त के बीच में इंडिया में कम से कम 25 से 30 तो मुझे ही याद है कि भूकंप के झटके, और बाकी तो बहुत आए होंगे। दिल्ली में आया, दिल्ली वाले एरिया में बहुत आ रहा है, हरियाणा में बहुत आ रहा है, रोहतक में काफी आ रहा है। तो हमारा जो बिल्कुल ये वेस्ट वेस्ट यूपी के पास का जो इलाका है, दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, पानीपत, इधर वाला जो इलाका हमारा पूरा है हरियाणा में, ये मतलब कह सकते हैं पूरा दिल्ली एनसीआर वो काफी ज्यादा प्रभावित है। और तो इसका रीजन क्या है, ये अंतर्जात बल के कारण है, और ये आकस्मिक में आता है। तो आकस्मिक में हमारा ज्वालामुखी भूकंप हो जाएगा, और पटल विरूपणी में पर्वत निर्माण इत्यादि जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं, पर्वत, पठार, गर्त का निर्माण, जो जिसका प्रभाव हमको लाखों साल बाद पता चले, वो सभी की सभी पटल विरूपणी के अंतर्गत शामिल होंगी, जो बहुत धीरे धीरे होती हैं, और जो तेजी से होती हैं और जिनका प्रभाव भी हमें तुरंत पता चल जाता है वो आकस्मिक वाली होती हैं। नाम से ही स्पष्ट आपको पता चल रहा होगा कि आकस्मिक मतलब अचानक। तो ये हो गया हमारा, ये चौथा स्टेप था, हमारा ये थर्ड स्टेप था। अब हम लोग फोर्थ स्टेप में चलते हैं। अब ये हम लोगों का दोस्तों चौथा स्टेप है।
अब चौथे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पटल विरूपणी संचलन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब वो वाला संचलन जो जिसका प्रभाव हमें बहुत धीरे धीरे पता चलता है, जो प्रक्रिया बहुत स्लोली स्लोली होती है, लाखों साल बाद हमको उसका प्रभाव पता चलता है, उसको हमने यहाँ थोड़ी सी दोस्तों राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है क्योंकि कैमरा है, फिर मैं एक ही हाथ से इसको लिख पा रहा हूँ, कोई सपोर्ट मैं नहीं ले पा रहा हूँ जो है, इसीलिए कुछ कारणों की वजह से राइटिंग अच्छी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी लिखा हुआ मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा, और कहीं अगर इंग्लिश है तो मैं आपको स्पेलिंग भी बता दूंगा उस चीज़ की। ये लिखा हुआ है महादेश जनक, और ये लिखा हुआ है पर्वत निर्माणकारी। इंग्लिश में कहते हैं इसको एपीरोजेनेटिक, EPEIROGENETIC, एपीरोजेनेटिक फोर्स। और पर्वत निर्माणकारी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। इसीलिए आपने सुना होगा पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को जनरली हम ओरोजेनेसिस नाम देते हैं, उसी से बना हुआ है ओरोजेनेटिक फोर्स, OROGENETIC, ओरोजेनेटिक। और फोर्स की स्पेलिंग आप जानते ही होंगे। अब इसमें क्या है, वे सभी बल जो पर्वत निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, पर्वत से संबंधित हैं, वो सब के सब पर्वत निर्माणकारी में आ जाएंगे। और जो भी किसी महाद्वीप के उत्थान से या उसके अवतलन इत्यादि से संबंधित है, किसी महाद्वीप से संबंधित है, वो सब के सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। अब यहीं पे इसका एक और अगला स्टेप शुरू होता है जो कि इस चीज को, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। ये हमारा चौथा स्टेप होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ हो गया। अब हम पांचवा स्टेप की ओर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम महादेश जनक वाले का डिवीजन करेंगे पांचवें में। कौन कौन से हैं हमारे इसमें, तो ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपरी मुखी, और यहाँ लिखा हुआ है अधोमुखी। ठीक है, अधोमुखी और ऊपरी मुखी। महाद्वीप जो है हमारा, जो लैंड मास है, जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, लैंड एरिया जो है, वो अगर ऊपर की ओर उठ रहा है तो वो जो है हो जाएगा आपका ऊपरी मुखी वाले में आएगा वो। और अगर वो नीचे की ओर धंस रहा है तो वो अधोमुखी के अंतर्गत आएगा। अब इसमें भी दो डिवीजन है। मैं चाहता तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने यही लिख दिया है। अधोमुखी में दो चीजें होती हैं, अवतलन और निमज्जन। और जो हमारा ऊपरी मुखी होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, उत्थान और निर्गमन। उत्थान को हम इंग्लिश में बोलते हैं अपलिफ्टमेंट, और निर्गमन को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी, EMERGENCE। इसी तरह अवतलन को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडेंस, और निमज्जन जो होता है, निमज्जन होता है हमारा सबमर्जेंस। तो इसमें क्या होगा, अब इतना तो आपने समझ लिया कि ऊपरी मुखी मतलब ऊपर उठना, और अधोमुखी मतलब नीचे धंसना। लेकिन तब ये दो डिवीजन जो किया गया है, मान लीजिए कोई लैंड है, कोई लैंड एरिया है, अब वो अपने आसपास के एरिया से, कोई लैंड एरिया है, पूरा बहुत बड़ा लैंड एरिया है मान लीजिए, अब उसी लैंड का कोई पार्ट अपने आसपास के एरिया से ऊपर उठ जाए, टीले के रूप में ऊपर उठ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए हम अपलिफ्टमेंट शब्द का यूज करेंगे, उसके लिए हम निर्गमन शब्द का यूज नहीं करेंगे। उसको हम कहेंगे कि इसमें उत्थान हो गया है। ठीक है, अब वहीं अगर मान लीजिए कि कोई महाद्वीप का तटीय भाग जो पहले सागर तल से नीचे था, मतलब जल में डूबा हुआ था, वो अब ऊपर उठ जाता है, जो पहले जलमग्न था वो अब ऊपर दिखाई देने लगता है, तो उसके लिए हम निर्गमन शब्द का यूज करेंगे। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई लैंड, जैसे इंडिया है, तो इंडिया का मान लीजिए पूरे लैंड का कोई बीच वाला पार्ट में उभार हो जाए, तो वो होता है उत्थान, वो उत्थान हो जाएगा। वहीं अगर इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, वहां पर मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया पहले डूबा था, वो थोड़ा ऊपर उठते उठते अब ऊपर की ओर उठ जाए, मतलब कि वो पहले जो डूबा था अब वो जल से ऊपर हो गया है, मतलब अब हमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो यहाँ कोई उभार की बात नहीं की गई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस वो ऊपर की ओर आ गया, जो पहले जलमग्न था अब वो जलमग्न नहीं है, तो इसके लिए हम निर्गमन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस है। यही सेम चीज अवतलन में ही है कि मान लीजिए कि कोई, जैसे मान लीजिए इंडिया का एग्जाम्पल हम लेके चलें,
लैंड है, अब कोई उसमें गड्ढा हो जाए, अपने आसपास के क्षेत्र से कोई स्थान नीचे धंस जाए, तो ये हो जाएगा आपका अवतलन। मतलब आप कहेंगे कि इसमें अवतलन हो गया है। लेकिन वहीं तट का कोई भाग, तो मान लीजिए कोई वही सागर तट वाला भाग है, वो नीचे की ओर डूब जाए। पहले वो ऊपर था, जलमग्न नहीं था पहले, लेकिन अब वो नीचे की ओर डूब जाए, अंदर चला जाए, जलमग्न हो जाए, तो वो हो जाता है आपका निमज्जन। तो इससे एक चीज यहाँ अंतर समझ में आ रहा है कि ऊपरी मुखी वाले में निर्गमन वाली क्रिया तटीय क्षेत्रों में होगी और अधोमुखी वाले में निमज्जन की क्रिया तटीय क्षेत्रों में होगी। बाकी अवतलन और उत्थान ये दोनों तट से इसका कोई मतलब नहीं है, ये मेन लैंड पर ही अपने आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठना उत्थान हो गया और नीचे धंसना अवतलन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग पर्वत निर्माणकारी वाला जो था बल था उसका डिवीजन किए हैं। एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपने ध्यान से महादेशजनक वाला सुना होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें जो बल लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, ऊपर नीचे लग रहा है। तभी हमारा जो महाद्वीप, जो कॉन्टिनेंट है, जो लैंड एरिया है, वो या तो ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है, या तो उसमें उत्थान और निर्गमन हो रहा है या अवतरण निमज्जन हो रहा है। लेकिन पर्वत निर्माण वाले में जो बल लग रहा है वो इस तरीके से लग रहा है, मतलब वो क्षैतिज लग रहा है। अब क्षैतिज जब लगेगा तो या तो इस तरीके से लगेगा, ये संपीड़न वाली स्थिति होगी। जब मान लीजिए दो चट्टानें एक दूसरे के समीप आएंगी इस तरीके से तो कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा। और अगर दूर जाएंगी तो तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन होगा। ये चीजें आप जानते होंगे, बेसिक सी चीजें ये। तो इसमें इसी के बेस पे इसके दो डिवीजन होते हैं, या तो संपीड़न या तो तनाव। अब संपीड़न पे फिर आगे डिवीजन होता है। फ्रेंड्स, राइटिंग के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, इसी लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। संपीड़न वाले के दो पार्ट हमारे हो जाते हैं, वार्प और फोल्ड, और तनाव वाले के हो जाते हैं फॉल्ट और क्रैक। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, फॉल्ट मतलब भ्रंश और क्रैक माने आप जानते होंगे चटकन, और फोल्ड माने वलन, वार्प माने होता है समवलन। मैं चाहता तो दोस्तों इसको पहले से ही लिख के आपको डायरेक्टली दिखा सकता था, लेकिन मैं उसमें राइटिंग भी अच्छी बन जाती। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं क्लासिफिकेशन करता जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। फोल्ड में क्या होता है, वलन पड़ जाते हैं, आप जानते ही हैं, क्योंकि जब चट्टान आमने सामने गति करेगी तो इस प्रकार के फोल्ड बनेंगे। और यही फोल्ड जब बहुत ही बड़े विस्तृत क्षेत्र पे होता है तो इसका प्रभाव जब विस्तृत क्षेत्रों में होता है तो इसे हम बोलते हैं हिंदी में समवलन और इंग्लिश में कहते हैं वार्प। तो वलन ये होता है, ये समवलन होता है। इंग्लिश में फोल्ड वलन का और समवलन की इंग्लिश वार्प हो जाएगी। फॉल्ट में क्या हुआ, मान लीजिए कि एक चट्टान इधर गई, एक चट्टान इधर गई और बीच का भाग नीचे की ओर धंस गया बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत क्षेत्र में, तो ये हो जाता है भ्रंश। बहुत सारी भ्रंश घाटियों के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक चट्टान इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, लेकिन वो बहुत उससे किसी बहुत बड़े भ्रंश का निर्माण नहीं हो पाया, सिर्फ चट्टान में बीच में एक दरार बन गई, एक क्रैक पड़ गया, एक चटकन आ गई, तो उसे हम बोलेंगे क्रैक। तो अब हम चाहें तो इसमें भी हम और डिवीजन कर सकते हैं। फोल्ड के भी 5-6 प्रकार हैं, वार्प के भी पार्ट हैं, फॉल्ट के भी तरह तरह के डिवीजन्स होते हैं, क्रैक के भी डिवीजन्स हैं, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम एक ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो कि आप आसानी से एग्जाम में बना लें और उसमें आप सभी चीज़ें कवर कर लें। नहीं तो अगर हम फोल्ड के 6 पार्ट करने लगेंगे तो हमारा क्लासिफिकेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर हमें लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इतना बड़ा, जैसे आप खुद ही देख रहे हैं, लिखने में भी दिक्कत हो रही है। इतना बड़ा ये क्लासिफिकेशन है, इससे भी बड़ा करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। इतना सफिशियंट, अगर आप इतना लिख देते हैं तो फिर आप ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे यहाँ पे। अब हमारा इधर का काम पूरा हो गया अंतर्जात बल में। अब इससे ज़्यादा हम लोगों को आगे नहीं जानना है, ठीक है। अब जब हम लोग फोल्ड इत्यादि पढ़ेंगे कभी डिटेल में, वहाँ पे देखेंगे कि फोल्ड के अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, आइसोक्लिनल, मोनोक्लिनल, रिकम्बेंट, बहुत तरह तरह के होते हैं। फॉल्ट में भी होता है नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट,
ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, अलग अलग तरह के फॉल्ट होते हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी हमको नहीं जाननी, हम लोग बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए चल रहे हैं। अब बहिर्जात वाले में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहिर्जात में एक तो होता है आपका मेन जो प्रक्रिया होती है वो अनाच्छादन की होती है, और अनाच्छादन में आप जानते ही हैं कि एक तो हो जाता है हमारा अपक्षय और दूसरा हो जाता है हमारा अपर्दन। तो अब अपर्दन में आप चाहें तो जितने, यहाँ मैं नाम नहीं लिखूंगा, जितने भी 6 प्रक्रम हम लोग पढ़े हैं उन सभी 6 प्रक्रमों के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम में इसको लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहता हुआ जल, पवन, हिमानी, परिहिमानी और भूमिगत जल, सागरी तरंगे, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अपक्षय में भी आप यहाँ पे दो पार्ट में बांट सकते हैं, भौतिक अपक्षय और यांत्रिक अपक्षय। अब ये क्लासिफिकेशन आप चाहें तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब भौतिक अपक्षय में आप चाहें तो, जैसे हम लोग भौतिक अपक्षय अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो सूर्यातप के द्वारा, तुषार के द्वारा, वर्षा के द्वारा 4 रीडिंग उसमें हो जाएगी। रासायनिक अपक्षय में आपकी 4 रीडिंग हो जाएगी, जैसे ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, डिसिलिकेशन। लेकिन वो बहुत डिटेल हो जाएगा, आपको खुद ही लग रहा होगा कि उतना हम एक पन्ने में लिख ही नहीं पाएंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो आपके जानने के लिए पर्याप्त है। अगर मान लीजिए इस पे क्वेश्चन आता है इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्स पे, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बीए के सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहाँ पे अगर आप अंतर्जात बल का, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग किया, आप वो अगर बता देते हैं, इसके बाद आप इस चार्ट को अगर बना देते हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये चार्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा ना बनाइएगा, थोड़ा सा और इसको साफ सुथरा बना दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको कि हम लोगों ने कैसे इसको बनाया है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा बल। बल को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। फिर हम लोगों ने इंडोजेनेटिक फोर्स को 2 पार्ट में बांटा, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। ठीक। फिर हम लोगों ने पटल विरूपणी के 2 पार्ट बताए, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। फिर महादेश जनक के हम लोगों ने 2 डिवीजन किए, ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी वाले में हम लोगों ने 2 चीजें देखी थी, उत्थान और निर्गमन, और अधोमुखी वाले में हम लोगों ने 2 चीजें देखी थी, अवतलन और निमज्जन। पर्वत निर्माणकारी वाले में तनाव और संपीड़न की 2 चीजों में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया था। अब संपीड़न में 2 चीजें हो जाएंगी, वलन और समवलन, फोल्ड और वार्प। और तनाव में 2 चीजें हो जाएंगी, भ्रंश और चटकन, फॉल्ट और क्रैकिंग। आकस्मिक अंतर्जात बल में क्या क्या आता है ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं अभी, कि इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं जो अचानक होने वाली होती हैं। बहिर्जात वाले पे मैंने यहाँ बताया आपको कि बहिर्जात बल के अंतर्गत हम अनाच्छादन को शामिल करते हैं। अनाच्छादन में चूंकि 2 चीजें होती हैं तो हमने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अपक्षय और अपर्दन। और यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ मैंने 6 लिखा हुआ है, मतलब कि अनाच्छादन के जो 6 प्रक्रम हैं वो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं अगर आपके पास समय है। उसी तरीके से अपक्षय को भी आप चाहें तो 2 पार्ट में डिवीजन करके यहाँ दिखा सकते हैं कि भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, और रासायनिक अपक्षय अर्थात केमिकल वेदरिंग। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये चार्ट बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। बुक्स में नीचे कुछ चीजें और बताई गई हैं, वो खैर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें वलन को भी डिवाइड कर दिया गया है, तो वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, वो आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में। इतना बड़ा चार्ट आपके लिए सही है। अब ये कितना और इसमें व्याख्या हो सकती है। अपक्षय के टाइप्स के भी टाइप्स हो सकते हैं। भूकंप, आकस्मिक संचलन में आप भूकंप बताएंगे, भूकंप के भी टाइप्स हो सकते हैं ढेर सारे। ज्वालामुखी के हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स, 6 से 7 टाइप्स उसके हो सकते हैं। फोल्ड के 5 से 6 टाइप्स हो सकते हैं। फॉल्ट के ढेर सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो अगर हम पूरा इसका डिवीजन करते जाएं तो ये इसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब डिवीजन होता चला जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, और फिर टॉपिक में डिवीजन होने के बाद जो उसका टॉपिक आता है उसमें भी डिवीजन होता चला जाता है। तो इसीलिए उतना लंबा डिवीजन करने की हमको कोई भी आवश्यकता नहीं है, इतना हमारे लिए पर्याप्त रहेगा। और
स्टार्टिंग में मैंने आपको बुक वाला भी दिखा दिया था, जिससे आप उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको भी रखे रहिए पास में। और बाकी कैसे बनाना ये तो हम यहाँ सीख ही लिए हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। आधे घंटे का लेक्चर हमारा हो चुका है और अब आगे हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे फिजिकल जियोग्राफी में। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।